हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ये बनाया गया है आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 में उदाहरण नंबर 11 को समझाने के लिए। ये जो उदाहरण नंबर 11 है ये आपके पेज नंबर 34 पर दिया गया है क्लास 12th अकाउंटेंसी की भाग 1 की पुस्तक में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर इस उदाहरण को समझाने में आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इसका सीधा सा मतलब है आपने उसकी थ्योरी पहले नहीं समझी है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस उदाहरण को समझने में कोई टॉपिक या उससे रिलेटेड थ्योरी आपको समझ में नहीं आई है तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस मेथड को, उस थ्योरी को, उस विधि को, उस तरीके को आसानी से समझ सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 11 का सॉल्यूशन। उदाहरण नंबर 11 में आपको बताया गया है कि एक मनोरंजन क्लब का 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि का प्राप्ति एवं भुगतान खाता इस प्रकार है। यानी उदाहरण नंबर 11 में आपको एक मनोरंजन क्लब का 16 से लगाकर 17 तक यानी वर्ष 2016-17 का प्राप्ति एवं भुगतान खाता इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। इस तरफ सारी प्राप्तियां मेंशन की गई है और इस तरफ सारे भुगतान दर्शाए गए हैं, जिनके आधार पर हमें उदाहरण हल करना है। अब प्राप्तियों में हमें सबसे पहले दिया गया है शेष, आगे लाया गया हस्तस्थ रोकड़, बैंकस्थ रोकड़, सदस्यों का चंदा, फर्नीचर का विक्रय। यहाँ एक आपको याद रखना है कि फर्नीचर के विक्रय में जो ये लागत मूल्य या पुस्तक मूल्य 8,000 दिया हुआ है, ये तो हमें तुलन पत्र में से कम करना है, और जो 10,000 रुपये प्राप्त हुए इसका मतलब हमें लाभ इस पे 2,000 रुपये हुआ है, तो ये 2,000 रुपये का लाभ हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे। इसके बाद वसीयत सामान्य है तो सामान्य वसीयत को हम आय व्यय खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पुराने पाक्षिक और अवगारों का विक्रय एक सामान्य मद है जिसे हम आय खाते में दिखाते हैं। विवाह के लिए भूमि के प्रयोग का किराया एक सामान्य मद है जिसे हम आय में दिखाते हैं। खेलकूद के लिए दान, अब ये सामान्य दान नहीं होकर विशिष्ट दान हो गया है, क्योंकि दान खेलकूद के लिए आ रहा है, तो खेलकूद के लिए आने वाला दान विशिष्ट दान होता है जिसे हम विशिष्ट खाते में हस्तांतरित करते हैं, तो एक इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लॉकर किराया एक सामान्य मद है तो हमें इसका ध्यान नहीं रखना है, ये सीधा सा आय व्यय खाते में चला जाएगा। वेतन सामान्य मद है, आय व्यय खाते में लिखनी है। मनोरंजन व्यय सामान्य मद है, आय व्यय खाते में जाएगी। दूरभाष बिल सामान्य मद होने से आय व्यय खाते में चला जाएगा। पाक्षिकों के लिए चंदा सामान्य मद है, भुगतान है, इसलिए व्यय पक्ष में लिख लेंगे। छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय पक्ष में लिखा जाएगा। खेलकूद व्यय, अब हमने पहले खेलकूद के लिए दान को एक विशिष्ट मद के रूप में समझा था, तो इस वजह से ये खेलकूद व्यय भी इसी विशिष्ट मद के अंतर्गत लिखे जाएंगे, जिसके लिए हमें एक समायोजन करना पड़ेगा, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगली मद है सचिव का सम्मानार्थ पारिश्रमिक। सचिव का सम्मानार्थ पारिश्रमिक एक तरह से एक पेमेंट होता है जिसे हमें भुगतान पक्ष में दिखाना होता है। 8% विनियोग 31/12/2017 को खरीदे गए हैं, वर्ष के अंतिम दिन खरीदे गए हैं, तो इन पे ब्याज कुछ मिलेगा नहीं, तो इन्हें हम सीधा तुलन पत्र में दर्शा देंगे। शेष आगे ले जाया गया तुलन पत्र में आएगा, जिसमें हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ को अलग अलग दिखा देंगे। इस तरह से प्राप्तियां भुगतान खाते की मदों को हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे और तुलन पत्र में कुछ मदों का लेखा कर लेंगे। इसके बाद हमें अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। अतिरिक्त सूचनाओं में हमसे कहा गया है कि क्लब में 225 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य, यहाँ आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5,606 नहीं होके 500 रुपये आपको यहाँ करेक्शन कर लेना है। तो 225 सदस्य है, प्रत्येक सदस्य 500 रुपये का वार्षिक चंदा भुगतान करता है। 31 मार्च 2016 को प्राप्त बकाया चंदा 15,000 रुपये था, यानी 225 सदस्यों का 500 रुपये के हिसाब से तो इस वर्ष रुपये मिलने का अनुमान है, और पिछले वर्ष के 15,000 रुपये अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है मुझे चंदे के लिए समायोजन करना होगा। तो चंदे की जो मद है मैं उसे टिक कर लेता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसमें भी समायोजन करना है। इसके बाद अगला है बकाया। वर्ष 2016-17 के लिए बकाया दूरभाष व्यय 2,000 रुपये है। दूरभाष व्यय यानी टेलीफोन बिल भी बाकी है, तो टेलीफोन बिल को भी मुझे समायोजित करना होगा, तो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ ताकि इसमें समायोजन याद रहे। अगली मद है हमारे लॉकर का बकाया किराया 2016-17 के लिए 3,050 और 16-17 के लिए 1,500 रुपये है। लॉकर के लिए किराया ये भी हमारा एक मद है जिसके लिए हमें समायोजन करना होगा, तो लॉकर किराए को भी हम टिक कर लेंगे ताकि इसका समायोजन हमें याद रहे। बकाया वेतन
और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक हमें दे रखा है, बकाया वेतन 4000 दे रखा है, और प्रिंटिंग का स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है 2000 और अंत का अंतिम स्टॉक दे रखा है 3000, तो इसको भी हमें टिक करना पड़ेगा। तो वेतन और दूसरी चीज़ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी हम टिक कर लेते हैं ताकि छपाई एवं लेखन सामग्री के लिए हमारा समायोजन कर सके। इसके बाद अगली बात हमें दे रखी 1 अप्रैल 2016 को अन्य शेष इस प्रकार थे। फर्नीचर हमें दे रखा था, भवन हमें दे रखा था और खेल फंड हमें दे रखा था। खेल फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको 1500 रुपये नहीं करके आपको 1500 की जगह 15000 करेक्शन कर लेना है। ये एक बुक की मिस्टेक है जिसे आपको सही करना होगा, वरना आपका आंसर मैच नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में हमें बोला है फर्नीचर और भवन पर हमें 12.5% और 5% की दर से हाश लगाना है। तो इन दोनों का हमें हाश लगाना है, तो हाश का सीधा सा मतलब है मुझे पॉइंट नंबर 6 को वापस तुलन पत्र में लिखते समय हाश का ध्यान रखना है। आगे उक्त सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च के लिए तुलन पत्र और आय व्यय खाता हमें बनाना है। तो यहाँ हमने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया है कि इस प्रश्न में हमें आय व्यय खाता और तुलन पत्र बनाने की बात कही गई है। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए काम आने वाले जो भी वर्किंग नोट है, जिसे हम कार्यशील टिप्पणी भी कह सकते हैं। आप चाहे तो वर्किंग नोट मेंशन करें, आप चाहे तो कार्यशील टिप्पणी भी लिखें, जो भी आप चाहे वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट को हम हिंदी में कार्यशील टिप्पणी भी कह सकते हैं। वर्किंग नोट या कार्यशील टिप्पणी का मतलब इस क्वेश्चन को सीधे हल करना लगभग संभव नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं, कुछ अतिरिक्त समायोजन या कुछ अतिरिक्त ऐसे रफ वर्क करने होते हैं जिससे हम इसका आंसर आसानी से लिख सकें। उन सभी को मेंशन करने के लिए हम वर्किंग नोट या कार्यशील टिप्पणी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वर्किंग नोट हमें यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला समायोजन हमें चंदे के लिए करना है। फिर फर्नीचर के लिए जो समायोजन है वो आसानी से हो जाएगा, तो इसको हम आय व्यय खाते में लिख देंगे। वसीयत का समायोजन आसानी से हो सकता है। खेलकूद के लिए दान, ये एक विशिष्ट समायोजन है, तो इसे हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। लॉकर किराया सामान्य समायोजन है। इसके बाद वेतन, दूरभाष बिल, छपाई एवं लेखन सामग्री, ये तीनों सामान्य समायोजन है, तो इन्हें हम आय व्यय खाते में ही कर लेंगे। नीचे चंदे का समायोजन दे रखा है, बाकी समायोजन हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक खेल फंड के लिए समायोजन, एक विशिष्ट समायोजन दिख रहा है। तो इस प्रश्न को वापस देखने से हमें पता चलता है एक तो चंदे के लिए समायोजन को हमें अच्छे अलग से दिखाना पड़ेगा, और एक खेल कूद के लिए जो समायोजन है उसे हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट हमारे बनेगा चंदे के लिए समायोजन। तो यहाँ नंबर 1 लगा के लिख देंगे चंदे के लिए समायोजन। चंदे को हम अभिदान भी कहते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। चंदे या अभिदान है तो समायोजन। अभी हम बात करते हैं चंदे या अभिदान है तो समायोजन हमें क्या करना है। तो इस समायोजन में हमें पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनका यूज करना है। क्वेश्चन में पहली इन्फॉर्मेशन हमें अतिरिक्त सूचना में दे रखी थी कि इस वर्ष सदस्य 225 है और प्रत्येक सदस्य 500 रुपये चुकाएगा। तो इस तरह से हमें वर्ष भर में प्राप्त होने वाले चंदे की राशि यहाँ पता चल जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ष, प्रश्न के अनुसार अभी वर्ष चल रहा है 2016-17, तो लिख लेंगे 2016-17 में कुल चंदे की राशि। वर्ष 2016-17 में जो कुल चंदे की राशि है, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पता चल रहा है कि 225 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य जो है वो 500 रुपये चंदे का भुगतान करेगा। इस तरह से 500 रुपये प्रतिवर्ष का 225 सदस्य का अगर चंदा निकाला जाए तो 225 को जब 500 से गुणा करते हैं तो हमारा चंदे का जो रुपए आते हैं वो आते हैं 1,12,500 रुपये। इससे हमें पता चल जाता है कि वर्ष भर में हमें जो चंदा प्राप्त होना चाहिए वो रुपए हैं 1,12,500।
अब इसमें से हमें प्राप्त कितने हुए हैं, तो इसको हम प्रश्न में देख लेंगे कि वर्ष के अंतिम दिन हमें पता चल रहा है कि 2016-17 के सिर्फ 1 लाख रुपए ही प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी हम यहाँ नीचे मेंशन कर लेंगे। तो नीचे लिखा जाएगा वर्ष 2016-17 में प्राप्त चंदा। वर्ष 2016-17 में प्राप्त चंदे की राशि। कुल चंदा तो हमारे बन रहा था 1,12,500 रुपये, लेकिन उसमें से जो हमें चंदा प्राप्त हुआ है वो रुपए प्रश्न के अनुसार दे रखा है 16-17 का 1 लाख रुपए। इसका मतलब अभी भी कुछ चंदा आना बाकी है। तो इस अप्राप्य चंदे या बकाया चंदे को हम यहाँ नीचे मेंशन कर लेंगे। अतः वर्ष 2016-17 का बकाया चंदा, और इस तरह से हमारा जो बकाया चंदा है वो निकल जाएगा 1,12,500 में से 1 लाख रुपए जाने के बाद 12,500 रुपये। अब ये मद हमें पता चली है कि इस वर्ष के तो इतने रुपए आने बाकी हैं, लेकिन प्रश्न में एक सूचना और दे रखी है। प्रश्न में अतिरिक्त सूचना में हमें से कहा गया है कि वर्ष 31 मार्च 2016 का बकाया चंदा 15,000 रुपये था। 31 मार्च 2016 की बात हो रही है, इसका मतलब पिछले वर्ष की बात हो रही है। पिछले वर्ष में हमारा बकाया चंदा था 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये में से इस वर्ष हमें पिछले साल के प्राप्त हुए सिर्फ 12,500 रुपये, यानी पिछले वर्ष के भी कुछ रुपए अभी भी आने बाकी है। तो उसे भी हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे वर्ष 2016-17 के बाद वर्ष 2015-16 का बकाया चंदा, या 31 मार्च 2016 को बकाया चंदा। तो 31 मार्च 2016 को जो बकाया चंदा है वो हमारे आ जाएगा 15,000 रुपये प्रश्न के अनुसार। 15,000 रुपये में से इस वर्ष हमने कितने प्राप्त किए हैं, तो ये सूचना हमें यहाँ पता चल जाएगी कि इस वर्ष जो हमारा चंदा हमें मिला है वो राशि है 15,000 रुपये तो हमारे बकाया थे, उसमें से 12,500 रुपये इस वर्ष हमने वापस प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ मेंशन कर लेंगे कि वर्ष 2016-17 में प्राप्त पिछला चंदा, यहाँ पिछला चंदा शब्द का तात्पर्य है 2015-16 का चंदा, और उसके अमाउंट हमारे आ जाएगी 12,500 रुपये। ये प्रश्न में साफ साफ दे रखा है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। तो इन दोनों को जब लेस करते हैं तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता है 2,500 रुपये, यानी पिछले साल के भी हमारे 2,500 रुपये अभी भी आने बाकी है। तो 12,500 रुपये इस वर्ष के, पिछले वर्ष के 2,500 रुपये, टोटल 15,000 रुपये अभी भी हमारा चंदा आना बाकी है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे दिनांक 31 मार्च 2017, दिनांक 31 मार्च 2017 को कुल अप्राप्य या बकाया चंदा, वर्ष 2016-17 का कुल अप्राप्य चंदा इन दोनों की टोटल करके हमारे आ जाएगा 15,000 रुपये, जो अभी भी हमें प्राप्त होना बाकी है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं अगली मद के बारे में। तो एक मद हमें और दिखानी है कि अगर बकाया चंदा दिखाया है तो अग्रिम चंदा भी यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ मेंशन कर लेंगे कि दिनांक 31 मार्च 2017 को अग्रिम प्राप्त चंदा, अग्रिम प्राप्त चंदे का यहाँ सीधा सा मतलब है कि हमें एडवांस कितना मिला है। तो जब प्रश्न हम देखते हैं तो प्रश्न में हमें क्लियरली बताया गया है कि 31 मार्च 2017 को 17-18 यानी अगले साल के लिए हमें 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो ये 10,000 रुपये हमारा अग्रिम प्राप्त चंदा हो जाएगा, जिसे हम यहाँ अलग से दिखा देंगे।
तो इस तरह से हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। हमारा वर्किंग नोट कार्यशील टिप्पणी फर्स्ट यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दूसरी कार्यशील टिप्पणी जो है वो हमें करनी है हमारे खेलकूद के लिए दान या खेलकूद खाते से संबंधित, जिसको हम अभी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, खेलकूद हेतु समायोजन के लिए आपको याद रखना है कि प्रश्न में एक तो दिया गया है खेलकूद के लिए दान। खेलकूद के लिए दान हमें 25,000 दिया हुआ है। अगली चीज हमें दी हुई है खेलकूद हेतु व्यय 50,000 रुपये, और एक खेलकूद से संबंधित समायोजन हमें दिया गया है कि खेलकूद का फंड हमें 15,000 रुपये दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें खेलकूद का समायोजन करने के लिए खेल फंड बनाना आना चाहिए, खेल फंड का खाता बनाना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्किंग नोट में सबसे पहले खेल फंड का अकाउंट बना देंगे। खेल हेतु फंड का जो अकाउंट है या जो खेल हेतु फंड खाता है वह कुछ इस प्रकार बनता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर हेडिंग आएगी खेल हेतु फंड, जिसमें दो पक्ष होंगे, एक तो नाम पक्ष होगा और एक पक्ष होगा जमा पक्ष। नाम पक्ष और जमा पक्ष दोनों में ही विवरण और राशि के कॉलम आएंगे। अब याद हमें ये रखना है कि खेल हेतु जो फंड है वो एक दायित्व होता है, और दायित्व होने की वजह से ये हमेशा जमा पक्ष में आता है। इसी चीज को हमें याद रखना है कि इसमें अगर कुछ वृद्धि होती है या कुछ नया आता है तो उसे तो हम जमा पक्ष में लिखेंगे, और इसको अगर किसी वजह से कम करना होता है तो उसे हम नाम पक्ष में लिखेंगे। तो इस वजह से यहाँ जो हमें 1 अप्रैल 2016 का शेष दे रखा है उसमें खेल फंड जो आपकी बुक में करेक्शन किया गया था 15,000 रुपये मैंने बताया था। तो ये 15,000 रुपये का जो खेल फंड है सबसे पहले उसे लिखा जाएगा। अब लिखा कहाँ जाएगा? खेल है तो फंड एक दायित्व है तो जमा पक्ष में लिखा जाता है, तो सीधी सी बात है इसको भी हम जमा पक्ष में लिख लेंगे। शेष आगे लाया गया, शेष आगे लाया गया। ये मद हम कहाँ से लाए हैं? ये मद हम अतिरिक्त सूचना से लाए हैं कि 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास जो खेल फंड थी उसकी अमाउंट थी 15,000 रुपये, तो वो 15,000 रुपये हम यहाँ मेंशन कर लेंगे कि हमारा इस वर्ष की शुरुआत का चंदनी जो खेल हेतु फंड था वो 15,000 रुपये था। अब खेल हेतु फंड हो जाने के बाद अगली मद हमें लिखनी है खेल हेतु फंड के बाद कि इसमें से आगे हमें क्या करना है। तो प्रश्न में हमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो हमें बताया गया है कि खेल कूद के लिए दान 25,000 रुपये आया है, और दूसरा बताया गया है कि खेल कूद का व्यय 50,000 रुपये हुआ है। अब खेल कूद के लिए दान हमारे पास आया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि खेल हेतु जो फंड बनाया गया था उसकी राशि में वृद्धि हुई है, तो इसलिए दान प्राप्त जो होता है उसे हम जमा पक्ष में लिखेंगे क्योंकि यह खेल फंड की राशि को बढ़ा देगा। तो दान प्राप्त हमारा इस वर्ष हुआ है वर्ष 2016-17 का, वह आ जाएगी 25,000 रुपये। अब यहाँ हमें पता चला कि 15,000 रुपये तो शुरुआत में था और 25,000 रुपये हमें दान प्राप्त हो गया है, तो टोटल हमारे पास 40,000 रुपये इकट्ठा हो गया है। लेकिन भुगतान पक्ष में हमें मत दी गई है कि इस 40,000 रुपये में से 50,000 रुपये हमने खेलकूद हेतु व्यय कर लिए हैं। तो ये जो खेलकूद हेतु व्यय हुआ है, इस खेलकूद हेतु व्यय की वजह से हमारा ये फंड है उसमें से राशि कम हो जाएगी, तो इस वजह से इसे हम खेलकूद व्यय को नाम पक्ष में लिखेंगे। ये हमारा खेलकूद व्यय नाम पक्ष में आ जाएगा 50,000 रुपये। अब ये 3 मदें ही हमें संपूर्ण प्रश्न में इसके बारे में बताई हुई है, तो इन 3 मदों का संयोजन हमने लिख लिया है। इसके अलावा हमें इसके बारे में और कोई सूचना नहीं है, तो यहाँ हम इस खाते को बंद कर देंगे और इससे प्राप्त सूचना को हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको जब हम बंद करते हैं तो हमें पता चलता है कि नाम पक्ष का योग तो हमारे पास आ रहा है 50,000 रुपये, और जमा पक्ष का योग हमारे पास जब हम करते हैं तो केवल 40,000 रुपये ही आता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 10,000 रुपये अभी भी इसमें एक अप्राप्य मद के रूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि खर्चा 50,000 रुपये हुआ है, लेकिन हमारे खाते में 40,000 रुपये पड़े हैं, 10,000 रुपये हमें कहीं से एडजस्ट करने होंगे, समायोजित करने होंगे। तो ये समायोजन हमारा आय व्यय खाते से होगा, तो इसे हम अंतिम मद के रूप में लिखेंगे आय व्यय खाते द्वारा समायोजित, आय व्यय खाते से समायोजित।
आय व्यय खाते से समायोजित कौन सा होगा, जो हमारा शेष होगा उसे ही आय व्यय खाते से समायोजित किया जाएगा। इस तरह से इस 50,000 रुपये में से 15,000 और 25,000 टोटल 40,000 रुपये जब हम समायोजित करते हैं तो पीछे बचते हैं 10,000 रुपये जो हमें आय व्यय खाते से समायोजित करने होंगे। तो इस 10,000 रुपये की मद को हम आय व्यय खाते में लिखेंगे। इस तरह से हमारा दूसरा जो कार्यशील टिप्पणी या वर्किंग नोट है वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब ये दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट करने के बाद हमारे लगभग प्रश्न के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट समायोजन थे वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको तुलन पत्र और आय व्यय खाते बनाने का कहा गया है वर्ष के अंत का, तो इसका सीधा सा मतलब है आपके पास शुरुआत की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्ष की शुरुआत की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप वर्ष के अंत का खाता नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ अगली मद के रूप में हमें वर्ष के प्रारंभ का तुलन पत्र बनाना होगा ताकि अंत का तुलन पत्र हम आय व्यय खाता बन सके। तो इस तरह से हम हमारा जो तीसरा वर्किंग नोट है, जो हमारी तीसरी कार्यशील टिप्पणी है, वो करेंगे वर्ष का तुलन पत्र बनाने की। तो स्टूडेंट्स, वर्ष के प्रारंभ का तुलन पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा मनोरंजन क्लब का प्रारंभिक तुलन पत्र। यह तुलन पत्र किस तारीख को बन रहा है, 1 अप्रैल 2016 को ये बन रहा है, क्योंकि हमें प्रश्न में साफ साफ बताया गया है कि हमारा वर्ष 2016-17 है। तो प्रारंभिक तुलन पत्र 1 अप्रैल 2016 को बनेगा, जिसमें 2 पक्ष होंगे, एक तो दायित्व पक्ष और राशि, दूसरा पक्ष होगा संपत्ति और राशि के कॉलम वाला, जिसमें सारी संपत्तियां तो संपत्ति के कॉलम में आएगी और सारे दायित्व पक्ष में लिखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न में हमें इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी सूचना दी गई है। तो जब हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ मिलता है शेष आगे लाया गया। ये शेष आगे लाया गया हमेशा 1 अप्रैल 2016 का शेष बताता है। तो इस तरह से ये 1 अप्रैल 2016 की मद है। तो 1 अप्रैल 2016 की मद है तो इसे प्रारंभिक तुलन पत्र में लिखा जाएगा संपत्ति पक्ष में। तो इसे हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ के नाम से। तो इसे लिखा जाएगा हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़, इसकी मद हमारे आ जाएगी 27,500 रुपये और 60,000 रुपये, कुल 87,500 रुपये हमारे यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अगली चीज हमें प्रश्न में दी हुई है कि इस वर्ष हमें पिछले वर्ष के सदस्यों से प्राप्त चंदा 15-16 का 12,500 रुपये था, लेकिन जब हमने समायोजन किया था तो हमने समायोजन में एक चीज लिखी थी कि वर्ष 31 मार्च 2016 को बकाया चंदा, 31 मार्च 2016 को यानी पिछले वर्ष का अंतिम दिन, तो पिछले वर्ष के अंतिम दिन बकाया चंदा 15,000 रुपये था, तो ये वर्ष की शुरुआत में भी आएगा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा 15,000 रुपये है। अब ये प्रारंभ का बकाया चंदा 15,000 रुपये लिखा कहा जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर बकाया चंदा है तो वो तो हमें प्राप्त होगा, और अगर अग्रिम चंदा है तो वो सदस्य हमसे वापस ले सकते हैं। अब बकाया चंदा हमें प्राप्त होगा तो इसलिए उसे तो लिखा जाएगा संपत्ति पक्ष में, और अग्रिम चंदा अगर हमें मिला हुआ है तो इसका मतलब सदस्य हमसे वो वापस मांग सकते हैं, तो उसे लिखा जाएगा दायित्व पक्ष में। तो इस तरह से वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा, बकाया या अप्राप्य चंदा जो है उसे हम लिखेंगे संपत्ति पक्ष में, और उसकी राशि हो जाएगी 15,000 रुपये, क्योंकि हमारे वर्ष के प्रारंभ का 15,000 रुपये चंदा अभी भी प्राप्त होना, शुरुआत में हमारा प्राप्त नहीं हुआ था, प्राप्त होना बाकी था। अब बकाया चंदा के बाद अगली मद हम प्रश्न में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में तो ऐसी और कोई मद नहीं है जो हम प्रारंभिक तुलन पत्र में दिखा दे। तो इसके बाद हम बात करते हैं अतिरिक्त सूचना की। अतिरिक्त सूचना में 31 मार्च 2016 को बकाया चंदा 15,000 रुपये हमने लिख लिया है। 2016-17 का चंदा यहाँ आएगा नहीं क्योंकि प्रारंभ की बात हो रही है। लॉकर किराए में बकाया चंदा हमारे 15-16 का 3,050 रुपये बताया हुआ है। 2015-16 की यहाँ बात हो रही है, यानी पिछले वर्ष की बात हो रही है, तो इसे भी हमें दिखाना होगा। पहले हम बात करते हैं बकाया लॉकर किराया है। लॉकर किराया हमारा संपत्ति है या दायित्व या आय है या वह है। तो लॉकर किराया हमें दे रखा है हमारे प्राप्ति पक्ष में। प्राप्तियों में अंतिम मद के रूप में हमें दिया हुआ है लॉकर किराया। तो इससे सीधी सी बात हमें पता चलती है कि लॉकर का किराया हमें मिल रहा है। अब लॉकर का किराया जब हमें मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है ये हमारी आय है। तो आय है जो पिछले वर्ष हमें प्राप्त नहीं हुई थी, यानी हमारे अधिकार में थी।
हमें प्राप्त करनी थी बट हमें नहीं मिल पाई है। तो हमारी आय है जो हमें प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से ये हमारी संपत्ति हो गई है कि हमारा अधिकार है कि हम इसे प्राप्त करें। तो इस तरह से बकाया लॉकर किराया जो है उसे हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। बकाया लॉकर किराया 3050 रुपए, और ये बकाया लॉकर किराया हमारा 3050 रुपए यहाँ आ गया है। बकाया लॉकर किराया के बाद अगली मद जो हमें अतिरिक्त सूचना में दे रखी है वो है 2016-17 का बकाया वेतन। हमारे काम का नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 2000 हमारे काम की मद है। तो इस 2000 रुपए को हम प्रारंभिक स्टॉक के नाम से संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे, क्योंकि स्टॉक सारा संपत्ति पक्ष में आता है। तो यहाँ आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या छपाई एवं लेखन सामग्री का स्टॉक। तो इसे हम लिखेंगे छपाई एवं लेखन सामग्री, छपाई एवं लेखन सामग्री। बकाया जो हमारा छपाई और लेखन सामग्री का स्टॉक है उसे हम प्रारंभिक स्टॉक के रूप में 1 अप्रैल 2016 में दिखा देंगे, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 2000 रुपए। तो इस तरह से हमारा प्रारंभिक स्टॉक बकाया लेखन सामग्री का 2000 रुपए प्रश्नानुसार संपत्ति पक्ष में आ जाएगा प्रारंभिक तुलन पत्र में। तो यहाँ हमारे 2000 रुपए मद आ जाती है। इसके बाद प्रारंभिक तुलन पत्र से संबंधित सूचना हमें 1 अप्रैल की दे रखी है। 1 अप्रैल का हमने प्रारंभिक तुलन पत्र बनाया है, तो 1 अप्रैल की सारी मदें इसमें आएगी। तो इसमें आने वाली जो अगली मद है वो है फर्नीचर, भवन और खेल फंड। इन तीनों को भी हमें इसमें दिखा देना है। तो पहली चीज हम दिखाएंगे फर्नीचर। फर्नीचर हमारी संपत्ति है तो संपत्ति पक्ष में आएगा। दूसरी मद हमारा भवन है तो वो भी एक संपत्ति है तो संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। तीसरी मद खेल फंड है, तो खेल फंड का खाता बनाते समय मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारा एक दायित्व है, तो खेल फंड को हमें दायित्व पक्ष में दिखाना पड़ेगा। तो दायित्व पक्ष में हम यहाँ दिखा देंगे खेल फंड, और ये खेल फंड हमारे आ जाएगा वर्ष के प्रारंभ का 15,000 रुपए, जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है। खेल फंड हमारा 15,000 रुपए है, भवन हमारा 6,50,000 रुपए है और फर्नीचर हमारा 1,00,000 रुपए है। तो फर्नीचर में तो हम लिख लेंगे 1,00,000 रुपए, भवन में हम लिख लेंगे 6,50,000 रुपए और खेल फंड में हमने मेंशन कर ही लिया है 15,000 रुपए। और इस तरह से हमारी प्रश्न की सारी सूचनाओं को हमने लिख लिया है। तो अभी सारी सूचनाएं लिखने के बाद हम दोनों साइड का योग कर लेंगे और जिस पक्ष का योग कम आएगा उस पक्ष में हमें समायोजन के लिए कुछ ना कुछ मद लिखनी होगी। तो यहाँ आपको याद रखना है, अगर संपत्ति पक्ष का योग कम आता है तो उसे तो या तो रोकड़ से पूरा किया जाता है या स्टॉक से पूरा किया जाता है या फिर इसको विनियोग से दिखाया जाता है। लेकिन अगर दायित्व पक्ष का योग कम आता है तो वहां हमें सिर्फ 2 चीजें दिखानी है, या तो हम वहां सामान्य संचय दिखा सकते हैं या हम वहां पूंजी संचय के नाम से उसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें इसमें किस पक्ष का योग कम मिलता है। तो सीधी सी बात है कि दायित्व पक्ष में 15,000 ही है और संपत्ति पक्ष में इतनी सारी मदें हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संपत्ति पक्ष का योग ज्यादा है, हमें दायित्व पक्ष में कोई मद दिखानी है। तो पहले हम योग करते हैं संपत्ति पक्ष का। संपत्ति पक्ष में हमारे लिखा हुआ है 27,500 रुपए प्लस 60,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए प्लस 3,050 रुपए प्लस 2,000 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए प्लस 6,50,000 रुपए। और इस तरह से हमारे संपत्ति पक्ष की जो मद है वो आ जाती है 8,57,550 रुपए। ये 8,57,550 रुपए हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब इस 8,57,550 रुपए में से हमें दायित्व पक्ष की मदों को घटा देना है। तो दायित्व पक्ष में हमें केवल खेल फंड 15,000 रुपए दिया हुआ है, तो इसमें से जब मैं 15,000 रुपए का खेल फंड घटा दूंगा तो मेरे बचेगा 8,42,550 रुपए। ये जो 8,42,550 रुपए की मद है इसे हमें एक समायोजन के रूप में यहाँ दिखाना है। तो ये समायोजन के रूप में हमें दिखाने के लिए यहाँ यूज करना पड़ेगा पूंजी संचय का, या हम इसे सामान्य संचय या जनरल फंड के नाम से भी दिखा सकते हैं। आप जो चाहे नाम वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम दिखाएंगे पूंजीगत संचय या पूंजी संचय। पूंजी संचय में शेष के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं 8,42,550 रुपए, जो वर्ष के अंत का यानी 31 मार्च 2017 का
तुलन पत्र बनाते समय हमें काम में लेना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सारे वर्किंग नोट बना दिए हैं, सारी कार्यशील टिप्पणी हमने यहाँ पूरी कर ली है, जिसमें से पहली टिप्पणी हमारे चंदे की थी, दूसरी टिप्पणी हमारे खेल फंड की थी और तीसरी टिप्पणी हमारे प्रारंभिक तुलन पत्र की थी। ये टिप्पणियां बन जाने के बाद अभी हमें शुरू करना है हमारा आय व्यय खाता बनाना और तुलन पत्र बनाना, जो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कार्यशील टिप्पणी कर ली है। कार्यशील टिप्पणी हो जाने के बाद जो हमारा आय व्यय खाता बनाना है, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। आय व्यय खाते में सबसे ऊपर लिखा जाएगा मनोरंजन क्लब का 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय व्यय खाता, जिसमें जो डेबिट साइड है उसे तो हम व्यय या भुगतान पक्ष कहेंगे, उसे तो नाम पक्ष कहा जाएगा, जिसमें व्यय और भुगतान लिखा जाएगा, और जो जमा पक्ष है उसमें हमें आय को दर्शाना है। इस तरह से हमारा आय व्यय खाता बनेगा। तो आय व्यय खाते को बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाते की मदों को देखना है और उसके साथ साथ समायोजन को भी ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली मद हमारी जो दे रखी है वो है शेष आगे लाया गया। शेष आगे लाया गया हमने प्रारंभिक तुलन पत्र में लिख लिया था, तो उसका लेखा इसमें नहीं होगा। शेष आगे लाए गए के बाद में चंदे की राशि हमें दिखाई गई है, तो चंदे को हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। चंदे का लेखा आपको याद रखना है कि चंदा एक आय की मद है, तो इसका लेखा आय पक्ष में होगा, क्योंकि हमें प्राप्ति पक्ष में दे रखी है। तो चंदे की राशि को हमें प्राप्ति पक्ष में लिखना है, तो चंदे की राशि को लिखा जाएगा अभिदान या चंदा। तो इसे हम आय पक्ष में लिखेंगे अभिदान या चंदा, दोनों में से आप चाहे जो वर्ड यूज कर सकते हैं। अभिदान या चंदा, इसमें हमें लिखना है सबसे पहले प्राप्ति एवं भुगतान खाते में हमारा दिखा हुआ है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमारा वर्ष का चंदा हमें दे रखा है, और वर्ष का चंदा देने के बाद अगली मद हमें प्रश्न में जो लिखनी है वो हमें ध्यान रखनी होगी कि हमने वर्किंग नोट में क्या लिखा था। वर्किंग नोट में हमने लिखा था कि हमारा वर्ष का चंदा 1,12,500 रुपये आ रहा है। अब वर्ष भर का चंदा 1,12,500 रुपये, तो हमें 1,12,500 दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्राप्त हमें 1 लाख हुआ है, तो बचे हुए जो 12,500 रुपये हैं ये हमें वर्ष 2016-17 का बकाया चंदा के नाम से समायोजित करने होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लिख लेंगे प्लस बकाया चंदा। बकाया हमारा है 12,500 रुपये, और इस तरह से हमारा वर्ष 2016-17 का जो कुल चंदा है वो 1,12,500 रुपये आय व्यय खाते में दिखा दिया जाएगा। बकाया चंदा के बाद जो अगली मद हमें दे रखी है वो है फर्नीचर का विक्रय। फर्नीचर के विक्रय में हमें बताया हुआ है कि 8,000 का फर्नीचर था, 10,000 रुपये में बेच दिया। तो इसका समायोजन नॉर्मली आपको याद रखना है कि तुलन पत्र में ही होता है, किंतु संपत्ति 8,000 की थी, बेचा 10,000 रुपये में है, तो 2,000 रुपये हमें लाभ हुआ है, तो ये लाभ हमें आय में दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे संपत्ति या फर्नीचर के विक्रय पर लाभ, इसे हमें आय पक्ष में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर विक्रय से लाभ, फर्नीचर विक्रय से लाभ। और ये जो फर्नीचर विक्रय से लाभ है वो हमें हुआ है 10,000 रुपये में फर्नीचर बेचा गया था, जिसकी लागत 8,000 रुपये थी। तो इसका मतलब 2,000 रुपये हमारा यहाँ फर्नीचर विक्रय से लाभ हुआ है, जो हमने लाभ पक्ष में लिख लिया है या आय पक्ष में हमने लिख लिया है। इसके बाद अगली चीज हमें दे रखी है वसीयत। वसीयत हमें सामान्य दी गई है, तो सामान्य वसीयत जो होती है या सामान्य कोई भी मद है तो हम उसे आय व्यय खाते में दिखाते हैं। इस तरह से सामान्य वसीयत को भी हम आय व्यय खाते में दिखा देंगे। आय व्यय खाते में सामान्य वसीयत हमारी आय है, प्राप्ति है, तो इसे हम आय पक्ष में दिखाएंगे, और सामान्य वसीयत के आय पक्ष में लिख लिया जाएगा 1 लाख रुपए। अब सामान्य वसीयत लिखने के बाद पुराने पाक्षिकों एवं अखबारों का विक्रय हमें दिया गया है, तो पुराने पाक्षिक और अखबारों का जो विक्रय है वो 3,200 रुपये है। तो इस तरह से पुराने पाक्षिक और अखबारों का विक्रय को भी हम यहाँ दिखा देंगे, जिसे हम लिखेंगे पाक्षिक या अखबारों का विक्रय, पाक्षिक या अखबार विक्रय। और इस तरह से पाक्षिक और अखबार विक्रय 3,200 रुपये हम लिखा देंगे। पाक्षिक और अखबार विक्रय के बाद भूमि के प्रयोग का किराया। भूमि के प्रयोग का किराया हमारी प्राप्ति है, हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे हम प्राप्ति पक्ष में दिखाएंगे। तो भूमि के प्रयोग का किराया भी हम प्राप्ति पक्ष में दिखा देंगे, जिसे हम लिखेंगे भूमि के प्रयोग का किराया।
भूमि के प्रयोग का किराया हमारे आएगा 48,750 रुपए। 48,750 रुपए भूमि के प्रयोग का किराया हो गया। खेलकूद के लिए दान, खेलकूद के लिए हमने एक वर्किंग नोट बनाया था खेलकूद फंड, और खेलकूद फंड से हमें पता चला था कि हमारा जो चंदा खेलकूद के लिए हमें जो अभिदान प्राप्त हुआ है वो 50,000 रुपए खर्च में से कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 15,000 पड़े थे, हमें दान मिला था 25,000, टोटल हो गए थे 40,000, जो 50,000 रुपए से 10,000 रुपए कम थे। इसका हमें समायोजन आय व्यय खाते में करना है। अब आय व्यय खाते को खेलकूद फंड में जमा पक्ष में लिखा गया है, तो इसकी उल्टी प्रविष्टि के रूप में हमें आय व्यय खाते में खेलकूद फंड को नाम पक्ष में लिखना होगा। तो यहां लिखेंगे खेल हेतु व्यय या खेलकूद फंड। खेल हेतु व्यय में हमें पता चला है कि 10,000 रुपए हमारा समायोजन बाकी है, जो हमने इसमें कर लिया है। अब खेलकूद हेतु समायोजन हो जाने के बाद अगली मद हमें दे रखी है लॉकर का किराया 17,050 रुपए। लेकिन लॉकर के किराए में हमने टिक कर रखा है, यानी इसके रिलेटेड सूचना हमें दे रखी है, इसका समायोजन हमें करना है। लॉकर किराया हमारी प्राप्ति है, तो इसे तो हम आय पक्ष में दिखाएंगे। तो सबसे पहले लॉकर किराए को हम आय पक्ष में लिख लेंगे, लॉकर किराया, जिसकी राशि हमें 17,500 लिखनी है, 17,050 रुपए लिखनी है। 17,050 रुपए लिखने के बाद लॉकर किराए के लिए हमें मद संख्या 3 दी गई है। मद संख्या 3 में हमें बताया गया है कि लॉकर का बकाया किराया पिछले वर्ष का 3,050 और इस वर्ष का 1,500 रुपए है। याद रखना है, पिछले वर्ष को हमें घटाना होता है और इस वर्ष की मदों को हमें जोड़ना होता है। तो इस तरह से प्लस हो जाएगा बकाया किराया इस वर्ष का जो है बकाया 2016-17 2016-17 का जो बकाया किराया है वो 1,500 रुपए जुड़ जाएगा, और जो पिछले वर्ष का बकाया है वो हमें इसमें से घटाना होगा, क्योंकि वो पिछले वर्ष के आय व्यय खाते में जाता है। तो 2015-16 का जो बकाया है 3,050 रुपए वो हम घटा देंगे, और इस तरह से 17,050 और 1,500 को जोड़ के जब 3,050 इसमें से लेस किया जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 17,050 प्लस 1,500 माइनस 3,050, 15,500 रुपए, जो हमें आय व्यय खाते में रुपए के कॉलम में लिख देने हैं। अब इसके बाद अगली मद हमें दे रखी है लॉकर किराए के बाद वेतन। वेतन हमारा भुगतान है, यानी व्यय पक्ष में आएगा, तो इस तरह से हमें इसको व्यय पक्ष में लिख लेना है। तो व्यय पक्ष में हमारा खेल है, तो व्यय के नीचे लिखा जाएगा वेतन। अब वेतन पे भी हमने टिक कर रखा है, यानी इसके संबंधित समायोजन भी हमें करना है। तो वेतन के सबसे पहले लिख लेंगे 24,000 रुपए। 24,000 रुपए वेतन लिखने के बाद इसके बाद बारी आती है इसके समायोजन की। तो पॉइंट नंबर 4 में हमें दे रखा है कि बकाया वेतन 4,000 रुपए है, जिसका समायोजन हमें करना है। वर्तमान वर्ष का है, यानी ये बकाया व्यय इसमें प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड करेंगे बकाया व्यय, जोड़ेंगे बकाया व्यय, बकाया वेतन। बकाया वेतन 4,000 रुपए हमें बाकी बताया हुआ है, तो इस 4,000 रुपए को इस पे जोड़ के 24 और 4 28,000 रुपए हम लिख लेंगे। बकाया वेतन का लेखा करने के बाद अगला है मनोरंजन व्यय 81,000 रुपए, जिसे हमें जैसे जैसे लिख लेना है। तो मनोरंजन व्यय आ जाएगा, मनोरंजन व्यय 81,000 रुपए। मनोरंजन व्यय के बाद अगला आएगा दूरभाष बिल। दूरभाष बिल हमें 35,000 रुपए बताया हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे दूरभाष व्यय के नाम से या दूरभाष बिल के नाम से भी हम लिख सकते हैं। दूरभाष बिल में भी हमने टिक कर रखा है, यानी इससे जुड़ा हुआ समायोजन भी हमें देखना है। तो 35,000 रुपए इससे जुड़ा हुआ समायोजन हमें दे रखा है पॉइंट नंबर 2 में कि वर्तमान वर्ष 2016-17 का बकाया दूरभाष व्यय 2,000 रुपए है। अब वर्तमान वर्ष का है, तो इसे भी हमें जोड़ के दिखाना होगा। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा प्लस बकाया, बकाया दूरभाष व्यय हमारा 2,000 रुपए है, तो 35,000 और 2,000 हमारा हो जाएगा 37,000 रुपए। अब इसके बाद अगली मद हमें दे रखी है पाक्षिकों के लिए चंदा चुकाया या भुगतान किया है। पाक्षिकों के लिए हमने चंदा चुकाया है, तो हमारा ये व्यय हो जाएगा, भुगतान हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे पाक्षिक हेतु चंदा, और पाक्षिक हेतु चंदे में हम इसकी राशि लिख देंगे। तो पाक्षिक हेतु चंदा हमें प्रश्न में दिया हुआ है 14,500 रुपए, जो हमें यहाँ बता देना है। पाक्षिक हेतु चंदे के बाद छपाई एवं लेखन सामग्री के 13,000 रुपए दिए हुए हैं, जिनको हमने टिक किया हुआ है। तो छपाई एवं लेखन सामग्री में भी हमें समायोजन करना है।
छपाई एवं लेखन। छपाई एवं लेखन के हमें दे रखे हैं 13,000 रुपए, जिसमें हमें समायोजन करना है। 13,000 रुपए में समायोजन के लिए हम नीचे अतिरिक्त सूचना देखेंगे। अतिरिक्त सूचना में पॉइंट नंबर 5 में हमें दे रखा है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी छपाई और लेखन के प्रारंभिक स्टॉक 2,000 रुपए है और अंतिम स्टॉक 3,000 रुपए है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब मैंने आपको उपभोग हेतु समायोजन समझाए थे कि सामग्री के उपभोग का समायोजन किस प्रकार किया जाता है, तो उसमें आपको क्लियरली बताया गया था जो प्रारंभिक स्टॉक है उसे तो जोड़ा जाता है और जो अंतिम स्टॉक है उसे घटाया जाता है। तो प्रारंभिक स्टॉक के 2,000 तो जुड़ जाएंगे और अंतिम स्टॉक के 3,000 रुपए घट जाएंगे। प्रारंभिक स्टॉक के 2,000 जोड़ने और अंतिम स्टॉक के 3,000 रुपए घटाने के बाद जो पीछे बचते हैं 15,000 में से 3,000 रुपए जाने के बाद 12,000 रुपए, उसे हम यहाँ रुपए के कॉलम में दिखा देंगे। इस तरह से हमारा छपाई एवं लेखन सामग्री का समायोजन भी हो जाता है। छपाई और लेखन सामग्री के समायोजन के बाद अगली मद में दे रखी है खेलकूद व्यय। खेलकूद व्यय के लिए सबसे ऊपर समायोजन हमने सबसे पहले नंबर पॉइंट में ही 10,000 रुपए से कर लिया है, तो इसको यहाँ नहीं दिखाना है। खेलकूद के बाद अगला में दे रखा है सचिव हेतु सम्मानार्थ पारिश्रमिक। तो ये जो सम्मानार्थ पारिश्रमिक है इसे व्यय के कॉलम में एज इट इज लिख लिया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई टिक नहीं है, तो यानी इसका कोई समायोजन हमें नहीं करना है। तो सम्मानार्थ पारिश्रमिक 30,000 रुपए है, जैसे जैसे लिख लिया जाएगा। इसके बाद 8% विनियोग हमें 1,00,000 रुपए दे रखा है। 8% विनियोग वर्ष के अंत का है, तो इसके ऊपर आय कुछ नहीं हुई है, तो इसे आय व्यय खाते में कहीं नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अतिरिक्त सूचना की। पॉइंट नंबर 1 का समायोजन हमने कर लिया है। दूरभाष व्यय के बकाया का समायोजन हमने कर लिया है। लॉकर किराए के बकाया का समायोजन हमने कर लिया है। बकाया वेतन का समायोजन हमने कर लिया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का समायोजन भी हमारा हो गया है। फर्नीचर, भवन, खेल फंड को हमने लिख लिया है, लेकिन इसके ऊपर टिक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि नीचे पॉइंट नंबर 7 में दे रखा है कि इनके ऊपर हास लगाना है, तो हास को हमें यहाँ दिखाना होगा। तो इसके बाद दिखाया जाएगा हास। हास को हमें 2 रूपों में दिखाना है, एक तो भवन का हास और दूसरा फर्नीचर का हास। पहले हम बात करते हैं भवन के हास के बारे में। तो भवन हमारा है 6,50,000 रुपए, प्रश्न में दिया हुआ है, तो 6,50,000 रुपए, जिसपे हमें हास लगाना है 5%। और दूसरी तरफ फर्नीचर है हमारा 1,00,000 रुपए, जिसपे हमें लगाना है हास, लेकिन इस 1,00,000 रुपए पे संपूर्ण हास नहीं लगाया जाएगा। 1,00,000 रुपए में से हमें सूचना में एक चीज पता है कि ये जो फर्नीचर था उसमें से पुस्तक मूल्य 8,000 रुपए का फर्नीचर हमने 10,000 रुपए में बेचा है। 8,000 रुपए का फर्नीचर हमने बेचा था 10,000 रुपए में, तो यहाँ जो ये 8,000 रुपए का फर्नीचर बिका है वो तो हमारी दुकान से चला गया है, तो इसलिए 8,000 रुपए को हम यहाँ घटा देंगे और बचे हुए पे हम 12.5% जैसा कि प्रश्न में हास की दर दे रखी है उस 12.5% की दर से हास लगा देंगे। पहले बात करते हैं हम हमारे भवन के बारे में। तो भवन है 6,50,000 रुपए, जिसपे हमें 5% हास लगाना है, तो इस तरह से हमारा भवन का हास आ जाएगा 32,500 रुपए। अब 32,500 रुपए हमारा भवन पे हास आ गया है। अभी हम बात करते हैं हमारे फर्नीचर की। फर्नीचर हमारे पास पहले 1,00,000 रुपए का था, जिसमें से 8,000 रुपए का फर्नीचर हमने बेच दिया, पीछे बचा 92,000 का फर्नीचर। उस पर हम 12.5% की दर से हास लगाएंगे, जिसकी राशि 11,500 रुपए आ जाएगी। तो ये 11,500 रुपए का फर्नीचर भी हम यहाँ दिखा देंगे। तो 11,500 और 32,500 टोटल मिलके हमारे पास हो जाएगा 44,000 रुपए, जो हमें आय व्यय खाते में दिखा देना है रुपए के कॉलम। तो रुपए के कॉलम में हमारे आ जाएगा 44,000 रुपए। और स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आय व्यय खाता कंप्लीट हो जाता है। सारी मदों को हमने समझ लिया है, अच्छे से लिख लिया है। तो इसके बाद हमें करनी है दोनों पक्षों की जोड़, और जिस पक्ष का योग कम आता है उस पक्ष में हमें समायोजन के लिए मद लिखनी होगी। तो पहले हम बात करते हैं इसके जमा पक्ष के योग की, क्योंकि नॉर्मली इसका जमा पक्ष यानी आय का योग ज्यादा आता है। तो आय का योग आ रहा है 1,12,500 प्लस 2,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,200 प्लस 48,750 प्लस 15,500, और इस तरह से हमारे आय पक्ष का योग आ जाएगा 2,81,950 रुपए। ये का ये योग हमें जमा पक्ष में नाम पक्ष के नीचे भी लिख लेना है, क्योंकि ये योग सामान्यतः ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं नाम पक्ष के योग की। नाम पक्ष का योग आ रहा है 10,000 प्लस 28,000
प्लस 81,000 प्लस 37,000 प्लस 14,500 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 44,000 और इस तरह से हमारे नाम पक्ष का योग 2,56,500 आ रहा है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि 2,81,950 2,56,500 से ज़्यादा है, तो इसको हम घटा देंगे 2,81,950 में से और पीछे बचेगा 25,450 रुपये। ये 25,450 रुपये हमें शेष के रूप में समायोजित करना पड़ेगा। तो ये जो 25,450 रुपये है इसे हम समायोजित करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ समायोजन किस नाम से किया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर व्यय पक्ष का योग कम आता है, आय पक्ष का योग व्यय पक्ष के योग से कम आता है, तो यहाँ हमें लिखना होता है आधिक्य शेष, जो हम पूंजी खाते में जोड़ देते हैं। और इसी तरह से अगर वह पक्ष का योग ज्यादा आ जाए, ये योग कम आ जाए, तो इसमें से ये पक्ष का योग घटाने के बाद जो यहाँ बैलेंस बचता है, जो यहाँ शेष बचता है, उसे हम न्यूनता के नाम से दिखाते हैं। अब यहाँ प्रश्न में हमारा आधिक्य बचा है, तो इसे हम आधिक्य शेष लिख लेंगे, जो सामान्यतः पूंजी संचय में हस्तांतरित होगा। तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा पूंजी संचय में हस्तांतरित। और इस तरह से हमारा आय व्यय खाता यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आय व्यय खाता बनाने के बाद अगली जो हमें गणना करनी है, अगला जो खाता हम बनाएंगे वो होगा मनोरंजन क्लब का तुलन पत्र। मनोरंजन क्लब का तुलन पत्र बनाने का जो फॉर्मेट है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे ऊपर लिखा जाता है मनोरंजन क्लब का वर्ष 2016-17 के अंत का तुलन पत्र, जिसकी दिनांक 31 मार्च 2017 हमें प्रश्न में दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, इसको बनाने के लिए सबसे ऊपर लिखा जाएगा दायित्व और संपत्ति। तो दायित्व पक्ष राशि के साथ लिखा जाएगा बाईं ओर, और दाईं ओर लिखा जाएगा संपत्ति पक्ष राशि के साथ। अभी हम बात करते हैं इसके कौन कौन सी मदों का लेखा हम करेंगे। तो संपत्ति और दायित्व पक्ष के लेखा करने के लिए सबसे पहले हमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता देखना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में शेष आगे लाया गया, इसमें नहीं आएगा। चंदा वर्ष के प्रारंभ का प्रारंभिक तुलन पत्र में लिख लिया गया है, तो वर्ष के अंत का चंदा हम अंतिम तुलन पत्र में लिखेंगे। वर्ष के अंत के चंदे की जो हमें गणना की थी उसमें हमने वर्किंग नोट बनाया था। तो स्टूडेंट्स, जो हमने तुलन पत्र में हमें जो मत लिखनी है उसके लिए हमें कार्यशील टिप्पणी देखनी होगी। कार्यशील टिप्पणी में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वर्ष 2016-17 में हमारा प्राप्त चंदा 1 लाख रुपए था, जबकि गणना हो रही है 1,12,500, जिसमें से 12,500 रुपए इस वर्ष का बकाया है। पिछले वर्ष के 15,000 में से 12,500 आए थे, तो 2,500 पिछले वर्ष का बकाया चंदा है। तो इस तरह से हमने सूचना में अंतिम रूप में लिख लिया था 31 मार्च 2017 को कुल बकाया चंदा 15,000 रुपए है और 31 मार्च 17 को अग्रिम प्राप्त चंदा 10,000 रुपए है। इन्हें हमें अंतिम तुलन पत्र में लिखना होगा। तो याद रखना है, बकाया चंदा हमारा अधिकार है, इसलिए संपत्ति पक्ष में आएगा, हमें उसे प्राप्त करने का अधिकार है। तो अप्राप्य चंदा हम लिखेंगे, बकाया चंदा हमारा 15,000 रुपए आएगा। आप चाहे तो नीचे मेंशन कर सकते हैं कि 2015-16 के 15,000 में से हमने सिर्फ 12,500 रुपए ही प्राप्त किए हैं, 2,500 रुपए हमारे आने बाकी हैं, प्लस इस वर्ष के 12,500 रुपए हमारा चंदा अभी तक नहीं आया है। टोटल 15,000 रुपए हमारा चंदा बकाया है। इसी तरह से हमने जो अग्रिम चंदा प्राप्त किया है, हमारे सदस्य हमसे वो चंदा वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा एक दायित्व हो जाता है। तो इस दायित्व को हम दायित्व पक्ष में दिखाएंगे अग्रिम प्राप्त चंदे के नाम से। अग्रिम प्राप्त चंदा हमारा 31 मार्च 2017 का जो है वो हमें वर्किंग नोट से पता चला है, प्रश्न में दिया हुआ है 10,000 रुपये 17-18 का आया हुआ है। तो ये 10,000 रुपये हमने यहाँ दिखा दिए हैं। अब ये मद हो जाने के बाद अगली बात हम करेंगे कि फर्नीचर हमारे दे रखा है 10,000 रुपये बेचा गया था। तो इसके बाद अगली मद हम फर्नीचर की लिख लेते हैं। फर्नीचर के लिए हमने सबसे पहले जो राशि लिखी थी प्रारंभिक तुलन पत्र में उसे लिखेंगे, यानी शुरुआत में हमारे पास फर्नीचर पड़ा था 1 लाख रुपए का।
जिसमें से जो हमने विक्रय किया है उसे घटाया जाएगा। तो विक्रय हमने किया था 8,000 रुपये का फर्नीचर, 10,000 रुपये में बेचा था, तो पीछे बचे हमारे पास 92,000 रुपये का फर्नीचर। 92,000 रुपये के फर्नीचर में भी हम हास घटा देंगे और हास 11,500 रुपये घट जाएगा। अब 92,000 में से 11,500 रुपये घट जाता है तो पीछे हमारे पास बचेंगे 80,500 रुपये, जो हमें तुलन पत्र में दिखा देने हैं। फर्नीचर के अलावा एक हमने भवन पे भी हाथ लगाया था, तो भवन को भी यहाँ दिखा देंगे। भवन हमारे पास पड़ा था 6,50,000 रुपये का। 6,50,000 रुपये भवन पे हमने हाथ लगाया था, जिसे हमें लेस करना है। ये हाथ की राशि हमने सबसे पीछे लिखी थी, सबसे नीचे लिखी थी। भवन पे 32,500 रुपये और फर्नीचर पे 11,500 रुपये हमने हाथ लगाया था। तो 11,500 रुपये तो फर्नीचर का हाथ हमने घटा दिया, भवन का 32,500 रुपये हम हाथ घटा देंगे। तो इस तरह से हमारा भवन का मूल्य बच जाएगा 6,17,500 रुपये, जो अभी वर्तमान मूल्य है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? 6,50,000 रुपये में से 32,500 रुपये घटाने के बाद 6,17,500 रुपये हम रुपए के कॉलम में दिखा देंगे। फर्नीचर और भवन का समायोजन हमने कर लिया है। इसके बाद वसीयत का समायोजन आयव्यय खाते में हो गया था, पुराने पाक्षिक और विक्रय समायोजन आयव्यय खाते में हो गया था, भूमि का प्रयोग आयव्यय खाते में चला गया था, खेलकूद के लिए दान खत्म हो गया था, लॉकर किराया आयव्यय खाते में चला गया था, वेतन आयव्यय खाते में चला गया था, मनोरंजन व्यय आयव्यय खाते में चला गया था, दूरभाष बिल आयव्यय खाते में चला गया था, पाक्षिकों का चंदा आयव्यय खाते में चला गया था, लेखन सामग्री आयव्यय खाते में चली गई, खेलकूद व्यय को हमने समायोजित कर लिया था, सम्मानार्थ पारिश्रमिक आयव्यय खाते में चला गया था। 8% विनियोग, ये एक संपत्ति है जो हमने खरीदी है 1 लाख रुपए देकर, तो इसे हम संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। इसे 8% विनियोग के नाम से दिखाया जाएगा। 8% विनियोग में हम रुपए लिख लेंगे 1 लाख रुपए। 8% विनियोग के बाद अगला हमने दे रखा है शेष आगे ले जाया गया हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़। ये भी हमारा वर्ष का अंतिम शेष है, तो इसे हम आयव्यय तुलन पत्र में दिखा देंगे, जिसे हम अलग अलग दिखाएंगे। एक तो होगा हस्तस्थ रोकड़ और दूसरा आएगा हमारा बैंकस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ को हम अलग अलग यहाँ दिखा देंगे और इस तरह से हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ के कॉलम में हमारा शेष लिख लिया जाएगा 21,500 रुपये और 45,000 रुपये। तो ये 21,500 रुपये और 45,000 रुपये हम आयव्यय तुलन पत्र में दिखा देंगे। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सारी मदों को लिखने के बाद तुलन पत्र की अतिरिक्त सूचना में जो मदें दी गई हैं उनके बारे में। अतिरिक्त सूचना में पहले मद हमें दे रखी है चंदे की, तो चंदे का बकाया और अग्रिम दोनों समायोजन हमने कर लिया है। बकाया दूरभाष बिल, दूरभाष बिल हमारा व्यय था क्योंकि ये भुगतान पक्ष में दिया हुआ था, तो वह बकाया है यानी हमें चुकाना पड़ेगा, हमारा दायित्व है, लायबिलिटी है, तो इसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा बकाया दूरभाष बिल या बकाया टेलीफोन बिल। तो बकाया दूरभाष बिल हमारा दायित्व होने की वजह से हमें चुकाना है, बकाया दूरभाष बिल हम लिख लेंगे दायित्व पक्ष में। तो बकाया दूरभाष बिल की जो राशि है वो लिखी जाएगी प्रश्न के अनुसार वर्ष 2016-17 के अंत का 2,000 रुपये हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। बकाया दूरभाष बिल के बाद लॉकर का किराया इस वर्ष का 2016-17 का 1,500 रुपये बाकी है। लॉकर किराया हमारी आय है, इसका मतलब ये हमारे पास जरूर आएगी, हमारा अधिकार है प्राप्त करने का। तो बकाया लॉकर किराया हम संपत्ति पक्ष में लिख लेंगे। बकाया लॉकर किराया हमारे संपत्ति पक्ष में आएगा 1,500 रुपये। बकाया लॉकर किराया लिखने के बाद बकाया वेतन 4,000 रुपये है, वर्ष का हमारे वर्ष का यह भुगतान है जो हमने नहीं किया है, तो ये हमारा दायित्व है, हमें चुकाना पड़ेगा, तो इसे हमें दायित्व पक्ष में दिखाना है। बकाया वेतन के नाम से 4,000 रुपये हम दायित्व पक्ष में दिखा देंगे। बकाया वेतन हमारा दायित्व पक्ष में आ जाएगा 4,000 रुपये, क्योंकि अभी तक हमने नहीं चुकाया है। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक तुलन पत्र में लिखा गया था, तो अंतिम स्टॉक अंतिम तुलन पत्र में लिखा जाएगा। तो यहाँ आएगा छपाई एवं लेखन सामग्री, छपाई एवं लेखन सामग्री, इसका जो स्टॉक है ये हम संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे। तो इसके स्टॉक को सीधा 3,000 रुपये से यहाँ दिखा दिया जाएगा। छपाई एवं लेखन सामग्री के 3,000 रुपये हमने दिखा दिए हैं। इसके बाद फर्नीचर का समायोजन हमने कर लिया है, भवन का समायोजन हमने कर लिया है, खेल फंड का समायोजन हमारे हो गया है, फर्नीचर और भवन पे हाथ हमने लगा के यहाँ लेस करके दिखा दिया है। तो सारी मदें हमारी हो जाती है, सिवाय आय व्यय खाते के आधिक्य और पूंजी संचय से।
तो पूंजी संचय को तो हम हमारे वर्किंग नोट में जो हमने प्रारंभिक तुलन पत्र बनाया था वहां से प्राप्त करेंगे। पूंजी संचय हमारा था 8,42,550 रुपए। तो ये हमारा लिखा जाएगा दायित्व पक्ष में पूंजी संचय के नाम से। याद रखिएगा पूंजी संचय को सामान्य संचय भी कहा जाता है, सामान्य संचय या सामान्य जनरल फंड के नाम से भी इसे बोला जाता है। तो ये 8,42,550 रुपए हमारा पूंजी संचय हो गया है, जिसमें हमें आधिक्य की राशि को जोड़ना है। आधिक्य की जगह अगर न्यूनता आता तो उसे इसमें से घटाया जाता, यानी हमारा जो ये शेष है अगर व्यय पक्ष की ओर ना आकर आय पक्ष की ओर आता तो हमें इसे घटाना होता। अभी ये व्यय पक्ष में 25,450 रुपए है, तो इसे हम इसमें जोड़ के दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा 25,450 रुपए पूंजी संचय में जुड़ जाएगा। तो 8,42,550 प्लस 25,450 रुपए जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,68,000 रुपए। और ये 8,68,000 रुपए हम संपत्ति राशि के कॉलम में लिख लेंगे। और इस तरह से हमारी सारी मदों का लिखा हो जाने के बाद हम दोनों पक्षों की जोड़ कर लेंगे, और अगर इनकी जोड़ समान आ जाती है तो हमारा आंसर राइट है, हमारा प्रश्न यहाँ हल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं दायित्व पक्ष के योग की। तो इसमें 10,000, 2,000, 4,000, 8,68,000 जुड़ के हो जाते हैं 8,84,000 रुपए। और इसी तरह से हम बात करते हैं संपत्ति पक्ष की। तो संपत्ति पक्ष में पहले है 15,000 रुपए प्लस 80,500 रुपए प्लस 6,17,500 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए प्लस 2,15,000 रुपए प्लस 45,000 रुपए प्लस 1,500 रुपए प्लस 3,000 रुपए। और इस तरह से हमारे संपत्ति पक्ष का योग यहाँ कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो एक बार वापस इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था 15,000 रुपए प्लस 80,500 रुपए प्लस 6,17,500 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए प्लस 21,500 रुपए प्लस 45,000 रुपए प्लस 1,500 रुपए और लास्ट में प्लस 3,000 रुपए। पिछली बार हमने शायद कुछ बटन दबाने में मिस्टेक कर ली थी। इसकी टोटल 8,84,000 आ रही है, 8,84,000 आ रही है। और यहाँ हमारा प्रश्न दोनों तरफ की आंसर सेम हो जाने से हल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के एंडिंग में आपको एक बार वापस बता देते हैं कि इस पर हमने किया क्या था। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमने जो ये प्रश्न था इसकी हर एक मद को अच्छे से देखा। हर एक मद को देखने के बाद अतिरिक्त सूचनाओं के अनुसार जो भी समायोजन हमने करने थे उन सबके साथ हमने टिक कर दिया। टिक करने के बाद पहला काम हमने किया था चंदे हेतु समायोजन के लिए वक्तशील टिप्पणी कार्यशील टिप्पणी बनाने का। इसके बाद खेल हेतु फंड की कार्यशील टिप्पणी बनाई गई। उसके बाद प्रारंभिक तुलन पत्र की टिप्पणी बनाई गई। प्रारंभिक तुलन पत्र हमने पूंजी संचय निकालने के लिए बनाया है, जो हर प्रश्न में करना जरूरी होता है। इसके बाद आय व्यय खाता बनाया गया। आय व्यय खाते से हमारा आधिक्य प्राप्त हुआ और उसके बाद तुलन पत्र में सारी मदों को लिख के हमने दोनों पक्षों का योग मिला दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो के एंड में आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़े किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए, इस कंप्लीट वीडियो के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे, टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेंट, डाउट, सजेशन है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट करें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट करके वो सूचना हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।